लोह खनिज, अलोह खनिज, बहुमूल्य खनिज। लोहे लोह खनिज क्या होता है, इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, इसमें हो जाता है हम लोग का हम लोग जैसे मिट्टी से कह सकते हैं कि जिसको लोहा का जो कच्चा जो अंश होता है वो, फिर उसमें और आपका आ जाएगा कोबाल्ट। ये आपका क्या है, ये लोह खनिज का उदाहरण है। अब आ जाता है अलोह खनिज। अलोह खनिज का अर्थ होता है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जिसमें हम लोग कह सकते हैं इसमें मुख्य से अभ्रक हो जाएगा, फिर वापस इसमें आवरण संबंध से लोहे का अंश नहीं पाया जाता। अब तीसरा है बहुमूल्य खनिज। जैसे मैंने आप लोगों से जो 10 वाला नहीं कहा था बहुमूल्य खनिज, वो ऐसा खनिज जिसका जो मूल्य क्या होता है वो बहुत अधिक होता है और जो बहुत कीमती होता है, सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या है, ये बहुमूल्य खनिज है। अब उसी तरह हम लोग आते हैं दूसरे है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज ये भी दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, सॉरी अधात्विक खनिज का कहने का मतलब है वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें दो प्रकार होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज में पहले कार्बन है जिसमें कार्बन का अंश पाया जाता है, जिसमें कार्बन का अंश पाया जाता है, तो इसमें आपका है कोयला, पेट्रोलियम। देखिए कोयला, पेट्रोलियम, इसमें क्या है, इसमें जो उत्सर्जन होता है, इसमें जो हम प्रयोग करते हैं क्या होता है, उसमें कार्बन का अंश पाया जाता है, इसलिए हम उसको कार्बनिक खनिज की दृष्टि में इसको हम लोग रखा जाता है। अब आता है अकार्बनिक खनिज, जिसमें कार्बन का अंश उसका क्या अंश नहीं पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आता है चूना पत्थर, संगमरमर, नमक, ये सब क्या है इसमें अकार्बनिक खनिज है, जिसका हम लोग इसमें क्या होता है कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है। अब तीसरा है ऊर्जा खनिज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऊर्जा कहने का मतलब जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, या जिसके एक ऐसा शक्ति होता है जिसके प्रयोग के बिना हम लोग का क्या है, अगर हम लोग उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग क्या है अर्थव्यवस्था को ढीली पड़ जाएगी। इसमें मुख्य रूप से आपको आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कैसा ऊर्जा है अभी जानेंगे। ऊर्जा खनिज कहने का मतलब है कोयला का प्रयोग हम लोग दैनिक प्रतिक्रिया करते हैं, खाना बनाने के लिए या फिर किसी चीज को गलाने के लिए। उसी तरह पेट्रोलियम हम लोग अधिक इसका प्रयोग करते हैं, खास करके हम लोग इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, उद्योगों में या खुद के अपने निजी जीवन में वाहन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ऊर्जा खनिज समझ में आ गया। मैं आपको सिर्फ सवाल पूछूं, आप बताइएगा कि जो कोबाल्ट है वो किस प्रकार का खनिज है। दीपक सर आप बताइएगा। सर वो लोह खनिज है। हाँ बिल्कुल सही, बैठ जाइए। इसी में आओ जाइए, इसी में बताइए सोना चांदी वो किस श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सही, बैठ जाइए। अब हम लोग इससे आगे बढ़े, अब इससे पता चलता है कि आपको खनिज समझ में आ गया। अब आ गया ऊर्जा संसाधन, ठीक है। ऊर्जा संसाधन पहले हम समझेंगे ऊर्जा संसाधन होता क्या है। ऊर्जा संसाधन कहने का मतलब है कि संसाधन हम लोग उसे कहते हैं जिसका क्या होता है हम लोग दैनिक दिनचर्या में इसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। संसाधन यानी कि जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने दिनचर्या में प्रयोग करता है। किसी भी चीज जैसे मिट्टी का जब तक व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करता है वो क्या संसाधन कहलाएगा, नहीं। अगर ध्यान में जो कोयला पड़ा हुआ है जब तक मनुष्य उसको अगर उसको खोद कर ना निकाले तब तक वो खनिज संसाधन नहीं कहलाता। इसी तरह ऊर्जा संसाधन यानी वो वैसे संसाधन जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। इसके भी प्रकार होते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत जैसे नाम से पता चल रहा है क्या है, इसके दो शब्द देखिए, परंपरागत यानी परंपरा यानी जो एक परंपरा में से किसी चीज से सारे व्यक्ति वो एक परंपरा से चला रहे हैं, पिछले जमाने से चला आ रहा है। उसी तरह परंपरागत यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो हम लोग का बनने में कम समय नहीं लगता, जो लाखों करोड़ वर्ष पहले से उसको बनने में उसकी प्रक्रिया होती है। इसमें भी जैसे मैंने इसी ऊर्जा के पहले बताया था कोयला, इसको बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। ये जो होता है कोयला की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब कोई
उसी के अंदर जब लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों जब उसमें ऊष्मन और ताप की क्रिया होती है तब क्या होता है, कोयले का निर्माण होता है। तो परंपरागत से चला आ रहा है। उसी तरह पेट्रोलियम जो समुद्री जीवों से बनता है, सेम प्रक्रिया ही है। अब उसमें प्राकृतिक गैस वो भी परंपरागत बना है, उसमें बनने में कम समय नहीं लगता है। अब आ गैर परंपरागत, यानी कि जस्ट उसके उल्टा, यानी गैर परंपरागत कहने मतलब जिसको बनने में हम लोग तुरंत बना भी सकते हैं और तुरंत उसका प्रयोग कर भी सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3-4 प्रकार के आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। समझ में आया? तो हम सवाल इससे पूछें पीछे में और ये ना नहीं प्रतिभा बगल में जब बताइएगा कि जो पवन ऊर्जा है वो ऊर्जा किस स्रोत में आता है? यानी कि मेरा पढ़ाया समझ नहीं आया, बैठ जाइए, हम इसे बता दें थोड़ा सा। परंपरागत स्रोत जो परंपराओं से चला आ रहा है, यदि उसको बनने में लाखों करोड़ वर्ष इसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत जिसको हम लोग तुरंत बनाकर तुरंत यूज कर सकते हैं, जिसका आज भी प्रयोग आज बहुत जगहों पर आज इसका प्रयोग होता है, बड़े-बड़े देश और बड़े-बड़े राज्य प्रगति कर रहे हैं, जिसका प्रयोग हमारे भारत में भी गुजरात, राजस्थान जैसे इलाकों में किया जाता है। इसमें इसमें आएंगे पवन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? ये ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी जिसका हम तुरंत प्रयोग करके तुरंत हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको बनने में बहुत कम समय लगता है। उसका इस बस एक विधि है, इसको हम तैयार करने में कम समय लगता है, ये हम तुरंत तैयार नहीं कर सकते हैं। इससे बदलते परंपरागत ऊर्जा ना उसको कुछ भी एक से बोलते जाना है, ट्रेडिशनल था, आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे जानकारी करते हुए हम लोग आगे लिखते हैं और किसी चीज को ना इंग्लिश बोलते चलना सुंदर होगा, ठीक है? चलिए बहुत सब है ऊपर, चलिए और लास्ट लेक्चर में आइए आप बना करना हमसे प्रतिभा है नर्स सब हम कर जाएंगे। आजा अंजलि, लक्ष्मी पढ़ाई, अरे लक्ष्मी पढ़ाई नहीं सुनाओ किधर से किसका सारा तुम्हारा मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मंजू कुमारी है और मेरा विषय है इकोनॉमिक्स। बताइए कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो रोटी मतलब अनाज। अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होती है? खेतों से तो कृषि मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। छह महीना हुआ ना बाबू का देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 6 महीना हुआ। 3 रूप में 10 विभक्त महीना। किया गया है। पहला है आर्थिक क्रिया के आधार पर, दूसरा है आपका शर्त के
और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। अब आर्थिक क्रिया के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर इसको तीन रूप में विभक्त किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रकृति का सीधा उपयोग होता है, प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग होता है, जैसे आपका हो गया कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन, ये सब। और द्वितीय क्षेत्र में आपका हो गया निर्माण और विनिर्माण से रिलेटेड। और तृतीय क्षेत्र में हो गया सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवा देके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो हम लोग बताइए कि जो हम लोग हैं, हम लोग का प्राथमिक कार्य क्या क्या है? क्या हम लोग का प्राथमिक कार्य क्या क्या है? क्या कहना? खड़ा होके बोलिए, खड़ा होइए। बकरी चराना, बैल चराना, कृषि करना, ये सब बोले सुबह उठ के शाम को मतलब महाविद्यालय और ये प्राथमिक कार्य। आपका द्वितीय कार्य क्या क्या हो गया? पढ़ाई। जैसे आप लोग महाविद्यालय आते हैं, यहाँ के पढ़ाई करते हैं, निर्माण हो रहा है आपका। और तृतीय क्षेत्र में क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र यानी आप लोग यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, आप टीचिंग लाइन में कर रहे हैं। तो जब टीचर बन के स्कूल में जाइएगा तो पैसा कमाइएगा ना? पैसा नहीं कमाइएगा। सेवा दे रहे हैं, तो बीएड कॉलेज क्यों आए? टीचर नहीं बनिएगा? नॉलेज शाबाश। और सर के आधार पर आपका हो गया प्रतिभा के नाम। सर के आधार पर हो गया आपका संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और आपका असंगठित क्षेत्र। बोले कि बच्चे लोग आपको इसमें पढ़िए, लिखिए, पढ़िए, आगे बढ़े, समझते हैं, किसी को दिक्कत नहीं सर, ठीक है? खुश कैसे आगे बढ़ते रहना, हाँ? याद करना है, आगे बढ़ते रहना। चलो आता है और सुना और जैसे पढ़ने पड़ गया ना, पढ़िए पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ गया। बहुत विश्वास जाते हैं कि मन में कैसे हो जाते हैं, वहाँ पे कैसा होता है उसको दूर करना, ठीक है? चलिए और आते हैं लड़कियों में, लड़कों के साथ याद है, चलो लक्ष्मी है मैं
Today we will study the topic of noun. ठीक है देखते जाओ Noun is the name of person, place, animal, or its what location or हम लोग A noun is the name of person, place, animal, or thing is called noun. For example, etc. Types of noun. There are 5 types of noun. Proper noun, दीपक common noun, दब जा तो दब जा दबा दबा collective noun, abstract noun, material noun. Proper noun. Proper noun is a particular person, place, or thing is called proper noun. For example, Mahatma Gandhi, Subhash Bose, Lal Killa, and Bible. Common noun. Common noun is a related to a common person, place, or thing. For example, dog, boy, etc. Collective noun. Collective noun is a group of noun. For example, bunch of keys, bunch of grapes, etc. Abstract noun. Abstract noun is related to an idea and feeling. For example, emotion, duty, etc. Material noun. Material noun is a substance to make a thing. For example, gold, silver, etc. It is called noun. हो गया चलिए आइए बैठ जाइए चलो जा दीपक पटेल शुरू करो अभी पढ़ा है दीपक पटेल पढ़ाए कहाँ पढ़ाए तो ठीक है तो बैठ जा तो अगला मौका दो तो चला जाओ लड़कियों में आ जाओ